नाज़रीन, पिछले तकरीबन 24 घंटे में 4-5 ऐसी खबरें हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। 2 झूठी खबरों का पोस्टमार्टम करेंगे, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। राशिद सुमरो साहब, उनकी एक वीडियो जो है वो बड़ी वायरल हुई है इमरान खान साहब के बारे में। उनके हवाले से बड़ी नाजेबा किस्म की गुफ्तगू तो की ही की, इमरान खान साहब के वालिद और इमरान खान साहब की वालदा के हवाले से भी इंतहाई नाजेबा किस्म की उन्होंने गुफ्तगू की। एक ऑलरेडी मुस्लिम लीग नून के एमपीए जो है वो अपना इस्तीफा जमा भी करवा चुके हैं। तो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद ये जो मुनर्रिफ अराकीन है ये अब यही सिलसिला करेंगे। उन्होंने फ्लैटली डिनाई किया कि जी मैं कोई इस्तीफा वगैरह नहीं दे रहा। कामरान खान साहब ने बड़ी हैरानकुन चंद चीजें की हैं जो मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग है। उसमें कमर जावेद बाजवा साहब की तस्वीर लगा के, जनाब आगे आइए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, पिछले तकरीबन 24 घंटे में 4-5 ऐसी खबरें हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है और मैं आपके साथ शेयर भी करना चाह रहा था और उस पर कॉमेंट भी करना चाह रहा था। एक एक करके चलते हैं। कुछ का मामला, कुछ का ताल्लुक जो है वो फ़ौज के साथ भी है। हमारे चंद सहाफ़ी हैं जो चाह रहे हैं कि जी फ़ौज जो है वो अपना इन्फ्लुएंस प्ले करे और वो न्यूट्रल ना रहे, तो कुछ उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा एक झूठी खबर का पोस्टमार्टम भी करेंगे, बल्कि 2 झूठी खबरों का पोस्टमार्टम करेंगे, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ JUIFA के रहनुमा हैं राशिद सुमरो साहब, उनकी एक वीडियो जो है वो बड़ी वायरल हुई है इमरान खान साहब के बारे में। मैं ज़रा उसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं जलील शर्कपुरी साहब की। जलील शर्कपुरी जो हैं ये मुस्लिम लीग नून के MPA हैं और PP 139 से इनका ताल्लुक है। ये उन मुनर्रिफ अराकीन में से एक हैं जिन्होंने बहुत पहले उस्मान बुज़दार साहब के साथ वफादारी का फ़ैसला किया था और उनके साथ मिल गए थे। ताल्लुक तो इनका मुस्लिम लीग नून से है, लेकिन ये PTI के साथ जो है वो काफ़ी हद तक शामिल हो गए थे। तो ये जब एक्चुअली मुझे याद है जब पंजाब असेंबली आए थे तो इनके सर के ऊपर जो है वो लोटे भी रखे गए थे मुस्लिम लीग नून की जानिब से। वो और बात है कि मुस्लिम लीग नून ने भी उसके बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ यही सब कुछ किया। इनके बारे में आज मुख्तलिफ चैनलों के ऊपर जो है वो खबर चलना शुरू हुई, जियो के ऊपर भी और दीगर चैनल्स के ऊपर भी, कि जी जलील शर्कपुरी साहब ने भी जो है वो इस्तीफ़ा देने का फैसला कर लिया। इससे पहले एक ऑलरेडी मुस्लिम लीग नून के MPA जो है वो अपना इस्तीफ़ा जमा भी करवा चुके हैं। तो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद ये जो नाराज़ अराकीन है, मुनर्रिफ अराकीन है, ये अब यही सिलसिला करेंगे कि ये इनको वोट डालने के बजाय कि मामला जो हैं वो वोट डालने तक जाएं, इससे बेहतर है कि इस्तीफ़ा जो है वो दे दिया जाए ताकि उसकी नौबत ही नहीं आए। तो फिर जब कल पहला एक इस्तीफ़ा आया तो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जलील शर्कपुरी साहब भी जो है वो इस्तीफ़ा दे देंगे। लेकिन हुआ क्या कि जब ये सारी खबरें वगैरह चल गई तो जलील शर्कपुरी साहब ने जो है वो इस सिलसिले में बाकायदा एक बयान जारी किया। सुनिएगा ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अभी मैं तो सफ़र पे हूँ और कुछ दोस्तों के फ़ोन आ रहे थे कि बाज़ TV चैनल्स के ऊपर ये न्यूज़ चल रही है कि मियाँ जलील अहमद शर्कपुरी ने इस्तीफ़ा दे दिया। तो ऐसी फ़िलहाल ना कोई ख़बर है और ना ही मैंने कोई इस्तीफ़ा देने का ऐसा अभी सोचा है। हाँ, अगर इस्तीफ़ा देने की कोई नौबत आई तो मुझे इस्तीफ़ा देने में कोई हेजिटेशन नहीं है, लेकिन फ़िलहाल ना इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला किया है और ना ही मैं इस्तीफ़ा मैंने दिया है। तो इसकी क्लैरिटी के लिए मैं चाह रहा था कि ये मैं मैसेज सेंड कर दूं। तो ये आपने जलील साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने फ्लैटली डिनाई किया कि जी मैं कोई इस्तीफ़ा वगैरह नहीं दे रहा और ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो खबरें चल रही हैं वो गलत हैं। अब मुझे स्ट्रैटेजी की समझ नहीं आई कि आखिर इसकी क्या वजह है। मेरा ख्याल में शायद ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं इसको जितना आगे तक खींच के लेके जा सकता हूँ, जब मौका आएगा अगर तो वोट डालना पड़ा तो जाहिर बात है ये नून लीग को तो वोट नहीं डालने वाला, क्योंकि इनकी काफ़ी नाराज़गी हो चुकी भी है मुस्लिम लीग नून से। और ये बल्कि खबर भी आपके सामने है, मुस्लिम लीग नून ने एक्चुअली इनकी जो बुनियादी मेंबरशिप थी मुस्लिम लीग नून की वो भी इन्होंने ख़त्म कर दी हुई है। तो मजबूरी है कि नून के टिकट पर ये जीते हुए, तो ये सिर्फ नून को ही वोट डाल सकते हैं। ये जो हालिया फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद जो फैसला दिया था, तो ये मेरे ख्याल में इसको तब तक लेके जाएंगे। लेकिन अगर आखिर में जाके कोई भी चीज़ ना चली तो फिर ये शायद अपना इस्तीफ़ा जमा करा दें। लेकिन फ़िलहाल ये खबर जो है ये गलत है कि ये लोग ये इस्तीफ़ा दे रहे हैं। फ़िलहाल वो कह रहे हैं कि जी मैं इस्तीफ़ा नहीं दे रहा। अच्छा जी, उसके बाद एक और ख़बर आज जंग और द न्यूज़ के अंदर आई उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से। अंसार अब्बासी साहब ने ये स्टोरी की है और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है
कि उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं। बल्कि ओन चौधरी साहब ने भी जो अपना इंटरव्यू दिया था सलीम साफ़ी साहब को, उसमें उन्होंने ये कहा था कि जी बनी गाला के अंदर रात को ख्वाब देखा जाता था और दिन में लाहौर में जो है वो पैसों का ब्रीफ केस जो है वो आ जाता था। तो और इल्ज़ामात ये थे कि जी पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स के अंदर जो है वो बहुत पैसे बनाए गए हैं इस सारे मामले के दौरान। उस्मान बुज़दार साहब ने इस सिलसिले में ये भी मैं आपको बता दूं कानूनी नोटिस जो है वो ओन चौधरी को भेज दिया है। लेकिन ये जो स्टोरी है ये नंबर्स बताती है कि एक्चुअली ये कितने ट्रांसफ़र्स और पोस्टिंग्स हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो बताया गया है कि ये तकरीबन जो 3.5 पौने 4 साल का अरसा रहा है, 421 मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर 3000 मुख्तलिफ पोस्टिंग और ट्रांसफर्स हुई हैं। 3000। अब ये तकरीबन आप समझ लीजिए कि 7-8 दफ़ा जो है ये सर्कल चलता है इन ओहदों के लिए जो ये तैनातियाँ बनती हैं। और इसमें पुलिस के अफसरान भी बताए जाते हैं। इसमें सेक्रेटरी लेवल के लोग जो हैं वो तकरीबन कोई सेक्रेटरी और पुलिस ऑफिसर्स कोई 1100 ऑफिसर्स हैं जिनका इन महकमों से ताल्लुक़ है। इसमें आरपीओज भी शामिल हैं, इसमें सीपीओज भी शामिल हैं, इसमें डीपीओज भी शामिल हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 4 मुख्तलिफ अजला जिस पे सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया गया है, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। वो हैं लाहौर, गुजरांवाला, डीजी खान और पाकपतन। ये ख़ास तौर पे इन एरियाज़ के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की गई है। इसके साथ साथ अब तक जो मतलब नंबर्स हैं, 7 चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो उस्मान बुज़दार साहब के दौर के अंदर तब्दील हुए हैं। सिर्फ 3.5 पौने 4 साल के अंदर 7 चीफ सेक्रेटरीज, 5 चीफ सेक्रेटरीज और 7 आईजीज, ये उस्मान बुज़दार साहब के दौर के अंदर 5 चीफ सेक्रेटरीज और 7 आईजीज जो हैं वो चेंज किए गए। 40 महकमों में 216 सेक्रेटरीज जो हैं वो मुख्तलिफ टाइम और अदवार के अंदर जो है वो यहाँ पे पोस्टिंग्स होती रही। पोस्टिंग्स वगैरह होना, कोई ट्रांसफर्स होना कोई हैरानकुन बात नहीं है, लेकिन अगर ये इतनी तवातुर से हो रही हो तो फिर जाहिर बात है इंसान कहता है कि आखिर हो क्या रहा है, ये क्यों इतनी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। क्योंकि जब भी एक ऑफिसर जाके एक कुर्सी के ऊपर बैठता है उसको तो सिर्फ वो अपना ओहदा संभालने में, इशू डिपार्टमेंट को समझने में तकरीबन 6 महीने से साल तो उसको वैसे ही लग जाता है कि भाई आखिर हो क्या रहा है, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने क्या काम करना है, वो अपना विजन क्या बनाएगा। लेकिन आप उसको फ़ौरन जो है अगर तब्दील कर दें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस किस्म की जो है वो कार्रवाइयाँ हो रही थी, या ये इनकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी जा रही थी पंजाब के अंदर की ये सूरत हाल रही है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर जो है, उमर चीमा साहब गवर्नर पंजाब, साबिक गवर्नर पंजाब, पता नहीं साबिक कौन मौजूदा कौन, तो मुझे ये भी नहीं समझ आती, कि उनके हवाले से जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो आज सुनवाई हुई थी और इस सिलसिले में 3 रुकनी बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बना दिया गया। वो इस सिलसिले में समाअत जो है वो कल करेगा, तो फिर कुछ क्लैरिटी होगी कि अब हमारे गवर्नर हैं कौन, चीमा साहब हैं या वो हट गए हैं। तो ये सूरत हाल भी जो है काफ़ी हद तक कल क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा एक वीडियो है जो इस वक्त वायरल हो रही है और वो है राशिद सुमरो साहब की। ये राशिद सुमरो साहब जो है सिंध से इनका ताल्लुक है, JUFA के रहनुमा है, और एक जलसे से खिताब करते हुए ये इमरान खान साहब के बारे में जो है ना वो गुफ्तगू कर रहे हैं। और इमरान खान साहब के बारे में इन्होंने उनके हवाले से बड़ी नाजेबा किस्म की गुफ्तगू तो की ही की, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इमरान खान साहब के वालिद और इमरान खान साहब की वालदा के हवाले से भी इंतहाई नाजेबा किस्म की उन्होंने गुफ्तगू की। अब मैंने जब ये गुफ्तगू सुनी तो बहुत से लोगों ने जाहिर बात है ये कहा कि जी देखें, आपको इमरान खान की गुफ्तगू नज़र आती है जो उन्होंने मरियम नवाज़ के बारे में की, लेकिन आपको राशिद सुमरो साहब की गुफ्तगू नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ज़्यादातर ये बात कह रहे हैं। ऑब्वियसली उनके लीडर के बारे में, उनके पेरेंट्स के बारे में बात की गई है। तो भाई बात ये है कि मेरा एक बड़ा ना स्ट्रेट फॉरवर्ड असूल है कि मैं ये कतई तौर पे नहीं कर सकता कि अगर एक शख्स ने एक हरकत की है ना तो मैं दूसरे को, अगर दूसरा करे तो मैं उसके ऊपर मैं चुप हो जाऊँ। मैं इसको सीधा सीधा अल्फाज में कहूँगा कि इंतहाई घटिया ज़बान थी, इंतहाई घटिया ज़बान थी जो राशिद सुमरो साहब ने कही है। और वैसे मैं आज़ादी इज़हार राय का हमेशा सपोर्टर रहा हूँ, लेकिन इस सूरत हाल में मेरा ख्याल में मीडिया को तो राशिद सुमरो साहब को जो है ना थोड़े दिन के लिए बैन कर देना चाहिए, बल्कि चंद महीनों के लिए बैन कर देना चाहिए कि इनकी कोई स्पीच, इनको किसी टॉक शो के अंदर नहीं बुलाना चाहिए जिस किस्म की इन्होंने गुफ्तगू की है। आपका इमरान खान साहब से लाख इख्तलाफ सही, आप सियासी तौर पर उनसे 100 दफ़ा इख्तलाफ करें, लेकिन उनके वालदैन के हवाले से और ख़ास तौर पे वो लोग जो इस दुनिया में भी नहीं रहे, खैर अगर वो होते भी हो तब भी ये चीज़ जायज़ नहीं है, लेकिन बहुत ही घटिया गुफ्तगू थी जो मैंने राशिद सुमरो साहब की सुनी। मैं उसको रिपीट भी नहीं कर सकता, मेरे पास क्लिप पड़ा, लेकिन मैं चला भी नहीं सकता क्योंकि वो इतनी घटिया गुफ्तगू थी। और अफसोस का मुकाम तो इस बात का भी है कि
ये एक ऐसी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं जो अपने आप को एक मजहबी जमात कहती है और इस्लाम के नाम के ऊपर जो है वो अपने तमाम तर सियासत के असूल ये लोग बनाते हैं। तो इस्लाम तो कतई तौर पे ये चीज़ नहीं सिखाता, कतई तौर पे ये चीज़ नहीं सिखाता कि आप अपने मुखालफिन के हवाले से ये ज़बान इस्तेमाल करें। इमरान खान साहब ने मरीम नवाज़ के बारे में जो गुफ्तगू की इंतहाई गैर अखलाकी थी, और ये राशिद सुमरो साहब ने जो गुफ्तगू की है ये भी इंतहाई गैर अखलाकी है। मैं उम्मीद करता हूँ लेकिन ज़्यादा उम्मीद नहीं करता, मैं ये भी आपको बता दूं, क्योंकि मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि इसके ऊपर कुछ होगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब एक दफ़ा राशिद सुमरो साहब को बुला के ना उनके ज़रा क्रेडेंशियल्स एक दफ़ा फिर से पूछेंगे कि भाई आप होशो हवास में थे जब आप ये गुफ्तगू कर रहे थे। एनीवेज, अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं कि मैंने राशिद सुमरो साहब से रब्ता करने की भी कोशिश की थी कि उनका मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे पास आ जाए। मैं ये बात जानता हूँ कि मेरा नंबर भी उनके पास है और उनकी तरफ से मुझे मैसेजेस वगैरह आते रहते हैं, लेकिन इस पॉइंट पे जब मैंने आज उनसे रब्ता करने की कोशिश की तो उन्होंने ना फ़ोन उठाया और ना मुझे कॉल बैक किया। तो ये भी ज़रूरी है कि आप तक ये बात जो है वो पहुँचे। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो है केपी के आईजी के हवाले से एक अदद वीलॉग किया गया। उस वीलॉग के अंदर ये बात कही गई कि जी केपी के जो आईजी हैं उनको पिंडी से फ़ोन आया है, और पिंडी जब आप कहते हैं तो ज़ाहिर बात है हमारे यहाँ पे आमतौर पे पिंडी का मतलब होता है कि फ़ौज की तरफ से या GHQ की तरफ से जो है वो इंस्ट्रक्शंस आई हैं। तो एक किसी व्लॉग में ये कहा गया कि जनाब केपी के आईजी ने को ये इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि जी आप इमरान खान साहब को जो है ना कंट्रोल करें और इमरान खान साहब का हवाले से जो है ना कोई अरेंजमेंट करें। ये जो आईजी साहब हैं ये मोज़म जा अंसारी साहब हैं और ये तकरीबन 11 जून 2021 से यहाँ पे तैनात हैं। अप्रॉक्सीमेटली इनको 1 साल होने वाला है यहाँ पे। तो अब इमरान खान साहब आप जानते हैं ऑलरेडी पेशावर के अंदर ही हैं। तो दिस वाज अ वेरी शॉकिंग थिंग कि इतनी बड़ी बात कि जी आईजी केपी को जो है उस किस्म की इंस्ट्रक्शंस आई हुई हैं। अब हुआ क्या कि आज इस सिलसिले में आईजी केपी का बयान जो है वो सामने आ गया। आईजी केपी इस सिलसिले में क्या फरमा रहे हैं ये सुनिएगा ज़रा। मेरे से किसी ने रब्ता नहीं किया, ना ऐसी किसी मीटिंग के बारे में मुझे मुतला किया गया, ना मैं किसी ऐसी मीटिंग में शरीक हुआ और ना ही इस तरह की कोई हिदायत मुझे मिली। मैं सिर्फ वजाहत ये करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने पहले कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस कानून के दायरे में रहते हुए अपना काम करेगी। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस किसी गैर कानूनी काम में या किसी सियासत में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेगी। नहीं, कहीं नहीं, कोई मुझे फ़ोन नहीं, ना मुझे प्राइम मिनिस्टर से, ना मरकज़ से, ना किसी और इदारे से, किसी जगह से मुझे कोई फ़ोन ही ना आया, ना मुझे कोई रब्ता किया गया और ना ही मेरा ख्याल है कि इस तरह की कोई चीज़ जो भी ये फैलाई जा रही है शायद ये माशरे में इंतशार फैलाने के लिए और लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह की अफवाहें जो है वो फैलाई जा रही हैं। तो ये जनाब आपने इनकी गुफ्तगू सुनी कि ये क्या फरमा रहे हैं। इन्होंने फ्लैटली डिनाई किया कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, और अगर ऐसी कोई बात होती भी तो उनको खुद आगे आने की ज़रूरत ही नहीं थी कि वो इस चीज़ को डिनाई करते। बहरहाल ये ख़बर भी जो है वो गलत साबित हुई। इसके अलावा एक और ख़बर जो है जी वो कामरान खान साहब के हवाले से है। अच्छा, कामरान खान साहब मेरे सीनियर हैं, मैं बड़ा उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन कामरान खान साहब ने बड़ी हैरानकुन चंद चीज़ें की हैं जो मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग है। कल से मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, उन्होंने एक नया सिलसिला शुरू किया। ये ट्वीट आपके सामने है। रात को 9:30 बजे उन्होंने ये ट्वीट, 3 ट्वीट्स हैं एक्चुअली जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। रात को 9:30 बजे उन्होंने ये ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा हुआ है जी, अजीज़ हमवतनों, मज़ीद इंतज़ार नहीं करना होगा, अल्लाह के फजल करम से आइंदा हफ्ता तब्दीलियों का होगा, मुल्क में जारी जमूद तशनुज खात्मे का होगा, इंशाअल्लाह सख्त तरीन फैसलों के लिए निगरां हुकूमत की तैयारी आखिरी मरहले में है, यकीनन माहिरीन पर मुश्तमिल मुख्तसर काबीना को फ़ौज और सुप्रीम कोर्ट की मुकम्मल हिमायत हासिल होगी। ये इन्होंने जनाब ट्वीट किया। और इसके अंदर ये जब इनका ये जो बेसिकली नीचे एक छोटी सी ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर रज़ा बाकर साहब की भी तस्वीर है, अब्दुल हफीज़ शेख साहब की भी तस्वीर है। सो बेसिकली ये जो फरमा रहे हैं कि जी इसमें जो माहिरीन की जो मुश्तमिल मुख्तसर काबीना है उसे फ़ौज और सुप्रीम कोर्ट की मुकम्मल हिमायत हासिल होगी। ठीक है। अच्छा, 2 इसमें प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम तो ये है कि चलें फ़ौज के हवाले से मैं फिर भी इनको एक मार्जिन दे देता हूँ, क्योंकि कामरान खान साहब के बारे में हमेशा ये एक इमेज रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के काफ़ी करीबी रहे हैं, तो इसलिए हो सकता है इनके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो। आई विल गिव हिम द मार्जिन।
इनको इस बात का किस तरह पता है कि सुप्रीम कोर्ट की भी मुकम्मल हिमायत हासिल होगी, और अगर ऐसा कुछ हो रहा है या होने जा रहा है तो इनको इस बात का किस तरह पता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस क्या सोच रहे हैं? क्या कामरान खान साहब को इस बारे में पता है? क्या कामरान खान साहब ये बात जानते हैं? मतलब इनका एक्सेस जो है या जजेस की सोच क्या है वो कामरान खान साहब तक किस तरह पहुंच रही है? मैं हैरान हूं अभी तक कि ये मामला, ये एक्चुअली ट्वीट जो है कल रात को की गई थी, लेकिन इस सिलसिले में अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया गया। आई मीन मैंने बड़ी से बड़ी खबर भी देनी हो तो मैं किस तरह ये कह सकता हूं, मैं किस तरह इतनी श्योरिटी से बात कह सकता हूं कि जी सुप्रीम कोर्ट जो है वो फलां चीज अगर होती है तो उसकी मुकम्मल हिमायत उन्हें हासिल होगी। यानी कल को अगर ये कानूनी मामला फॉर एग्जाम्पल जिस तरह स्पीकर जो डिप्टी स्पीकर साहब ने, साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने जो गैर आईनी काम किया था और उसके बाद वो मामला जो है वो कोर्ट के अंदर चला गया था, सुप्रीम कोर्ट में चला गया था, क्या मैं ये ट्वीट कर सकता हूं कभी कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब मैं आपको बता दूं 5-0 से जो है वो डिसीजन देगा और उसने ये फैसला कर लिया कि जो कुछ भी हुआ गैर आईनी? मैं नहीं कर सकता, एक ऑनगोइंग केस है ना, मैं नहीं कर सकता उसके बारे में। सो हाउ कैन आई प्रिडिक्ट दिस? मैं किस तरह ये बात कह सकता हूं? अच्छा, दूसरी बात यह कि कल को मिसाल के तौर पे अगर कुछ हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, कोई इमरजेंसी लग जाती है, कुछ एनीथिंग कैन हैपन, और अगर वो मामला कोर्ट में जाता है तो कामरान खान साहब तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट के बारे में बता चुके हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट तो ये सोच रही है। तो मैं हैरान हूं कि आखिर वैसे तो कई सहाफ़ियों के खिलाफ जो है वो FIRs वगैरह कट रही है और मैंने उसकी बड़े शदीद अल्फाज में मजम्मत की है, शदीद अल्फाज में, इवन दो मेरा नज़रियाती इख्तलाफ है उन लोगों के साथ, मेरा नज़रियाती इख्तलाफ है क्योंकि वो लोग जो है वो गैर आइनी चीज़ों के ऊपर जो है वो ज़्यादा यकीन रखते हैं और मैं एक बड़ा आइन के साथ चलने वाला आदमी हूँ। तो लेकिन ठीक है, कोई मसला नहीं है, नज़रियाती इख्तलाफ के बावजूद मैं इस चीज़ की मजम्मत करता हूँ कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है, FIRs जिस तरह उनके खिलाफ काटी जा रही हैं, लेकिन ये जो चीज़ है, ये चीज़ किस तरह ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल इस चीज़ की हिमायत करेगी अगर ये सब कुछ होता है? लेकिन फिर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, उसके बाद एक और ट्वीट होती है, वो आज उन्होंने ट्वीट की, और ये ट्वीट जो है आज 8:15 बजे ट्वीट की गई। अब वो पहले वहाँ पे कह चुके हैं जनाब फौज की और अदलिया की मुकम्मल हिमायत हासिल होगी, उसके बाद अगली ट्वीट करते हैं, Situation is grim on economic front. It's getting bleak every hour. This isn't case of interference in political affairs. The corps commanders and PSOs must meet under the Chief of Army Staff to use, alhamdulillah, still intact power, influence and respect of Pakistan Army to end the log jam. अब ये फौज से दरख्वास्त कर रहे हैं कि जनाब आप अपना रोल अदा करें और इस मामले को जो है वो डिफ्यूज़ करें। ये पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर इंटरफेरेंस नहीं होगी, आप बेफिक्र हैं। मतलब ये साथ वो सनद भी दे रहे हैं कि आप बेफिक्र रहिए, अगर आपको अपना काम करना चाह रहे हैं तो ये कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, आप अपना इन्फ्लुएंस जो है वो इस्तेमाल कीजिए। और क्योंकि अभी भी माशाल्लाह पाकिस्तान फ़ौज की जो रिस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस है वो वैसे ही बरकरार है, तो आप इस लॉक जैम को ख़त्म करने के लिए जो है वो अपना किरदार अदा करें। वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब ये इन्होंने ये सजेस्ट किया फ़ौज को। उसके बाद तीसरी ट्वीट वो भी आज जो होती है, और वो इस ट्वीट के 10 मिनट के बाद होती है। उसमें क्या फरमाते हैं, उसमें कमर जावेद बाजवा साहब की तस्वीर लगा के, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, पाकिस्तान तबाकुन सूरत हाल से दोचार है, मईशत नज़ा के आलम में है, मुल्क दिवालिया होने वाला है, बदकिस्मती से एक दूसरे के खून की प्यासी सर तक करप्शन में डूबी सियासी लीडरशिप बेपरवाह है। जनरल साहब आपके पास हालात सुधारने की सकत है, हाथ पर हाथ रखे बैठे रहना जुर्म है। इन दो ट्वीटों में वो जिस तरह कहते हैं ना, शायर कहना चाह रहा है, अक्सर ट्विटर के ऊपर जो है वो शायर ये कहना चाह रहा है कि दो चीज़ें, एक तो ये कि जनाब मैं फ़ौज का बहुत बड़ा हामी हूँ, ठीक है, तो अगर ये जो कुछ भी हो रहा है मुझे अपने से मुख्तलिफ मत समझिएगा, मैं आज भी आपके साथ हूँ, ठीक है, ये सिर्फ ये नहीं, मैं आज भी आपके साथ हूँ, मैं आपकी तमाम तरह पॉलिसियों के आपके साथ हूँ। कमर जावेद बाजवा साहब की तस्वीर लगा के मतलब ख़ास तौर पे उनको भी एक सिग्नल दिया है कि भाईजान मेरी तरफ से परेशान मत होइएगा, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, ठीक है। और दूसरी बात ये भी कहा गया है कि जनाब आगे आइए और अपना रोल अदा कीजिए, क्योंकि न्यूट्रल होना जो है ना वो ठीक नहीं है। बेसिकली वही जिस तरह इमरान खान साहब कहते थे, जबकि इवन दो इमरान खान साहब ने भी इस बात पे यूटर्न ले लिया है अभी पेशावर के अंदर, जो कल उन्होंने बात कही कि जी अगर आप न्यूट्रल रहना चाहते हैं तो आप न्यूट्रल रहें। ये साहब भी ये फरमा रहे हैं कामरान खान साहब कि आप अपना रोल अदा करें, आप बीच में आइए। जबकि आज से एक दिन पहले 24 घंटे पहले ऑलरेडी ये कह चुके हैं, ऑलरेडी ये 24 घंटे पहले जो मैंने आपको इनकी पहली ट्वीट कल की दिखाई थी
तो इन्होंने कह दिया कि जी फौज और सुप्रीम कोर्ट की हिमायत हासिल होगी। तो भाई जब आपको पता है कि हिमायत हासिल होगी तो आज क्यों दरख्वास्त कर रहे हैं फिर उनसे? आज उनसे किस बात की दरख्वास्तें कर रहे हैं? अगर आपके पास ऐसी खबर है कि जनाब अगर इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं तो फिर आज किस बात की दरख्वास्तें हो रही हैं? तो दिस इज़ क्वाइट स्ट्रेंज। तो कामरान खान साहब माजी के अंदर भी वैसे इस तरह की बातें कर चुके हैं कि जनाब फ़ौज को अपना रोल अदा करना चाहिए और फ़ौज को आना चाहिए। सो बेसिकली ये जो माइंडसेट है ना वो ये है कि ये चाहता नहीं है कि ये जो पॉलिटिकल सर्कल्स हैं फ़ौज इसमें से किसी तरह बाहर चली जाए। फ़ौज रहे अंदर, फ़ौज अपना रोल प्ले करती रहे। कोई भी बेसिक, और उसका होता क्या है कि कोई भी पॉलिटिकल प्लेयर उसके साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके छींटे जो है वो फ़ौज के ऊपर भी आ जाते हैं, जिस तरह कि इमरान खान साहब के दौर के अंदर हुआ। तो कामरान खान साहब जैसे दीगर जो हमारे साथी एंकर्स हैं और सहाफ़ी हैं वो हमेशा ये बात चाहते हैं कि फ़ौज आती रहे बीच में और साथ ही साथ फ़ौज के ऊपर जो है ना वो उसके बाद गोलाबारी भी होती रहे, लफ्ज़ी गोलाबारी। तो लेकिन न्यूट्रल होना इनको पसंद नहीं है। मतलब फ़ौज अगर आपने आपको कहेगी दिस इज़ नॉन ऑफ आवर बिजनेस, हमें अपना काम करने दीजिए, वो इनको पसंद नहीं है। ये इसलिए ये दरख्वास्त जो है वो इस तरह हो रही है। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।